वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने दिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा परिचय इस रूप में कि मैं गणेश गोदियाल, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड, और मेरे साथ यहाँ पर इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद हमारे दो साथी, मेरी बाईं ओर श्री सुरेंद्र शर्मा जी, एआईसीसी सेक्रेटरी और हमारे उत्तराखंड से सहप्रभारी, और मेरे दाईं ओर श्री मनोज यादव जी, एआईसीसी सेक्रेटरी और उत्तराखंड के सहप्रभारी। साथियों, अब हम अपनी बात पर आते हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड से जुड़ा है, और सिर्फ उत्तराखंड तक जिस बात का असर नहीं बल्कि पूरे देश के हमारी महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है, मामला है, मैं उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक नारा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम सब लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना, और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए, और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मंशा वही थी? और मैं अपनी बात आगे कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस यहाँ पर असिस्ट करते हैं, वो एक वीडियो मैंने उपलब्ध करा रखा है जिसने आजकल उत्तराखंड में धूम मचा रखी है पिछले एक दिन से। जरा वो वीडियो स्क्रीन पर आप सब लोग को दिखाने का कष्ट करेंगे। वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू, जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो, उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है, इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। और आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। मैं वो सोशल मीडिया पे मैं तो सोशल मीडिया का बहुत आदर करती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी न्याय मुझे मिले हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही मुझे मिले हैं। और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊंगी या मैं छुप जाऊंगी और मैं कह दूंगी जी मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। तो उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तो अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको ग्रांट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग उसमें
गणमान्य लोगों के नाम हैं। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी। हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो, हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छोटी सी कार्यकर्ता हैं। हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते हैं। भाजपा में भी अच्छे हैं, भाजपा में भी बुरे हैं, कांग्रेस में भी अच्छे हैं, कांग्रेस में भी बुरे हैं। ये मुद्दा किसी राजनीति विशेष का मुद्दा नहीं है भाई। सबको चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, ये मुद्दा है तो किसी बेटी की चीख पुकार का मुद्दा है, किसी बेटी की हत्या का मुद्दा है। हम तो ये कहते हैं कि जो हिडन अपराधी हैं, और अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सच में दुष्यंत कुमार गौतम जी ये है तो उनकी सीडीआर निकालें और सुरेश राठौर पब्लिक के सामने आए, मीडिया के सामने आए। सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम साथियों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो ने पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में धूम मचा रखी है। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास है, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में यह है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ, उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी, ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में यह शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहां गया, और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे यह शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से, हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की साजिश है, और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी, वो अपने को बलवान दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक दूसरी महिला का इसमें नाम आया है, ये जो महिला नाम ले रही है, दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार पिछले 2 दिन से आखिर कर क्या रही है। सबसे बड़ी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में करने का जो मेरा मकसद है वो ये है
कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं। 2-4 शब्द गढ़वाली में या कुमाऊं की तरफ गए तो 2-4 शब्द कुमाऊनी में कह के और अपने फर्ज की इतिश्री करके आते हैं। और जितनी बार अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड गए, हमने उतनी बार अगली शाम को, उनके जाने की अगली शाम को उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड की बेटियों से, उत्तराखंड की बहनों से अगर हमदर्दी रखते हैं तो ये मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा, अगर इस मुद्दे पर एक व्यक्ति को अगर सजा हो गई, शिक्षा मिल गई, तो निश्चित रूप में हमारी सभी बेटियां सुरक्षित ज्यादा मानी जाएंगी। क्योंकि जब किसी अपराधी को शिक्षा मिलती है, उसकी सजा मिलती है, तो अन्य अपराधी भी सचेत हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी सरकार को आदेशित करिए, मुख्यमंत्री जी को आदेशित करिए कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरे उत्तराखंड छोड़ने से पहले, इस जमीन को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था, वो चाहे हमारी पार्टी, उनकी पार्टी का क्यों नहीं था, लेकिन ये हिम्मत होनी चाहिए उनकी कि वो उसको उत्तराखंड छोड़ने से पहले अरेस्ट कराते। हमने ये मांग की, चलिए उनके उत्तराखंड छोड़ने से पहले ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो कराते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अफसोस की बात यह है, मैं नेशनल मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी पर और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत, सत्ता की ताकत, उत्तराखंड के लोगों ने जो सत्ता की ताकत उन्हें इस रूप में दी थी कि वो उत्तराखंड के लोगों का भला करेंगे, वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। एसआईटी बनी, आप एसआईटी, गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाने का काम किया। इस केस में जो सबसे बड़ा गवाह था, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था, जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक, जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है, ये मालिक विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ये अंतिम चैट है उस लड़की का, अंकिता भंडारी का। और उसके बाद उसको गवाह, मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो, जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। मेरा दिल्ली में आकर इस प्रेस को करने का जो इरादा है, जो मकसद है और जो मेरा लक्ष्य है, वो ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये हमारी बात, क्योंकि हमारी बात पता नहीं क्यों माननीय आवास प्रधानमंत्री वहां पर इतने बैरिकेडिंग लगे हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। दिल्ली में आकर करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड की आवाज वहां तक जाए, पीएमओ तक जाए और पीएमओ के अधिकारी ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाएं। और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके इस केस में ध्यान देने से नंबर 1 वो सीबीआई की जांच करें। इसका ये सीबीआई केस, इसमें सीबीआई की जांच निश्चित रूप में होनी चाहिए। सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इसमें कोई जांच ना हो और उनके एसआईटी की जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। लेकिन केस तो कभी भी खुल सकता है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो अपराधी हैं उनको सजा हो और आगे से कोई अपराधी हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह के खिलवाड़ न करे। इसके लिए एक सबक मिलना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार
ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार की खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हो, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व है, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। और आपके कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। गणेश जी, सर, मैं अभिनव करोड़ा हूँ, बेनी वार्ता से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब ये कांड हुआ था, पहली बार हुआ था, तो उस समय प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया था, राष्ट्रीय चिंता था, और एक जोश भरने का काम किया था। तो जो जोश आज आप दिखा रहे हैं कि हम घेराव करेंगे, ये करेंगे, तब उत्तराखंड कांग्रेस में शिथिलता क्यों? नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, हमें सफाई का मौका दे रहे हैं। जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, अगर उत्तराखंड के सोशल मीडिया को आप खंगालेंगे तो कांग्रेस पार्टी के रूप में भी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रूप में भी प्रत्येक नेता की सक्रियता एवरेज से अधिक रही, एवरेज से अधिक। हमने हर तरह से सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन सरकार ने सत्ता का उपयोग करके उस जांच को दबाने का काम किया। मुझे इस बात में भी थोड़ा कहने में हिचक नहीं है कि हम जो चाहते थे वो अंकिता भंडारी के परिवार से वो अपेक्षित सहयोग हमें जांच में प्राप्त नहीं हुआ। हमने ये कहा था उनके परिवार में, हम ये प्रपोजल लेके गए थे, हम एक वकील लेके गए थे, जो वकील जम्मू के कठुआ एक केस हुआ था, आपको याद होगा, जम्मू के कठुआ केस में इसी प्रकार के एक केस को जिन वकील ने सॉल्व किया था, हम उन वकील को लेके गए थे वहां उनके परिवार के पास कि आप इनको अपना वकील बनाइए और इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम उसमें उनका वकील बनने में हम सफल नहीं हो पाए। तो ये एक कमी ये भी रही। फिर दूसरी कमी ये रही कि जब देखिए, अंततोगत्वा परिवार जिस सीमा तक चाहेगा उसी सीमा तक आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और परिवार ने जब परिवार ने हमको लगा कि हमें परिवार की बात से भी आगे जाना चाहिए, हमने हमेशा परिवार की बात से भी आगे गए इस केस में। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे उस दिन से लेकर अब तक के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ये तानाशाही वाली सरकार विपक्ष की नहीं सुनती है, उसके परिवार की नहीं सुनी, लोगों की आम भावना की नहीं सुनी, और अंततोगत्वा यही रिजल्ट हुआ कि अपने नेताओं को कुछ हद तक बचाने में सफल रही। वो तो आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं के विधायकों ने ये बात उजागर की है। तो निश्चित रूप में सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इसकी दोबारा जांच करे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का दबाव था परिवार पे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी का दबाव था, उन लोगों की अपनी सीमाएं हैं, मैं उस परिवार को क्यों क्रिटिसाइज करूं। उनकी देखिए, गांव के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, शहरों में आने से भी डरते हैं, तो उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो किस सीमा तक इसको करना चाहते थे। लेकिन चूंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा सिर्फ एक परिवार का मुद्दा नहीं है, अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा पूरे प्रदेश की बेटियों से संबंधित और महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दा बन गया है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सरकार पर ये दबाव बनाए कि उस बेटी के साथ न्याय हो और इसकी तटस्थ जांच हो। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यही कि अंकिता भंडारी के मर्डर के मामले में आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपके जो टॉप के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि जांच एजेंसी जो है वो केंद्र सरकार की पिट्ठू हो गई है, उससे वो सही प्रकार से जांच नहीं कर पा रही। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है अंकिता भंडारी मामले में सही से जांच हो पाएगा?
दूसरा सवाल ये एक है, एक करके पूछिए, एक ही सवाल, इसका पहले जवाब दे दूं मैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने ये कहा है कि सीबीआई जांच के साथ मैंने एक और बात जोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में उनकी निगरानी में ये जांच हो। तो उन नेताओं की बात जो है, ये उसी बात के आधार पर मेरी आगे की बात है। मुझे भी शक है जो आप कह रहे हैं कि भाई सीबीआई पे आपको विश्वास है, मुझे भी शक है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही भी, अभी दोबारा दोहरा रहा हूं, हमें इस बात का हमेशा अंदेशा रहता है। इसलिए हमने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय किसी न्यायाधीश, वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में उनकी देखरेख में ये जांच हो। हमने ये बात कही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।